हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। उन इलाकों में फिलहाल शांति है जहां कल इस वक्त तूफान का तांडव था। हालांकि प्रकृति के रौद्र रूप की विनाशलीला के निशान अभी बाकी हैं, लेकिन अच्छी खबर यह कि सौराष्ट्र तक पहुंचते पहुंचते तूफान की रफ्तार कम हो गई है और खतरा टल गया है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि कोरोना की रफ्तार भी कम हुई है। अब केसेस कम आने लगे हैं, पॉजिटिविटी रेट कम होने लगा है, लेकिन यहां भी खतरा टला नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने आज एक डराने वाली बात कही। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों की जान की दुश्मन बन सकती है। कोरोना वायरस का सिंगापुर वर्जन बच्चों की मौत का कारण बन सकता है, इसलिए अभी से बच्चों की हिफाजत के इंतजाम होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिंगापुर से आने वाली फ्लाइट्स को बंद कर देना चाहिए। केंद्र सरकार को इसके बारे में तुरंत कदम उठाने चाहिए। केजरीवाल ने जो कहा वो हर परिवार को, हर माता पिता को चिंता में डालने वाला है। और चूंकि हमारे देश में कोरोना के थर्ड वेव की चर्चा पहले से हो रही है, बच्चों को इसका नुकसान होगा इसकी आशंका जताई जा चुकी है, इसलिए केजरीवाल के बयान को और भी गंभीरता से लिया गया। तो सबसे पहले इसी थर्ड वेव की, इसी कोरोना वायरस की, इसी सिंगापुर वेरिएंट की और बच्चों पर आने वाले खतरे की बात कर लेते हैं। यह कितना खतरनाक वायरस है, सिंगापुर में कोरोना से हालात क्या है, क्या वाकई में सिंगापुर वेरिएंट से डरने की जरूरत है, क्या इससे हमारे बच्चों को खतरा है। और यह बात सही है कि कोरोना की पहली वेव बुजुर्गों के लिए साबित हुई थी, बड़ी खतरनाक। कोरोना की सेकेंड वेव वायरस का नया रूप नौजवानों की जान का दुश्मन बन गया। और अब आशंका यह है कि कोरोना की थर्ड वेव बच्चों को निशाना बनाएगी। इसीलिए जब केजरीवाल ने आज यह कहा कि कोरोना वायरस का सिंगापुर वर्जन बच्चों की जान का दुश्मन बन सकता है, तो एक बार मुझे भी लगा कि वाकई में खतरा तो बड़ा है। माता पिता को चिंता तो बहुत होगी। तो इसलिए इसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सपर्ट से बात की। मामला कुछ उल्टा निकला। यह बात सही है कि सिंगापुर में कोरोना की सेकेंड वेव के कारण कल से स्कूल बंद रहेंगे। यह बात भी सही है कि वहां की सरकार ने अब वर्चुअल क्लासेस का ऐलान कर दिया है। कल से सिंगापुर में बच्चों के सारे स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। और इसकी वजह है कि सोमवार को सिंगापुर में 38 केसेस मिले थे। यह संख्या एक दिन में अब तक मिले कोरोना के नए मामलों की सबसे बड़ी फिगर है। सिंगापुर में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। चूंकि अचानक से एक साथ 38 केसेस निकले और इनमें से ज्यादा बच्चे हैं, तो जांच में पता चला कि बच्चों में कोरोना क्लास की वजह से फैला। स्कूल में जो क्लास अटेंड कर रहे थे उसकी वजह से हुआ। इसलिए सरकार ने सबसे पहले स्कूल बंद करने का फैसला किया। इसके बाद सिंगापुर में मिले नए केसेस में वायरस के वेरिएंट की जांच की गई, तो पता चला कि मरीजों में कोरोना वायरस का यह वही रूप है जो हमारे देश में सेकेंड वेव के दौरान सबसे ज्यादा पाया गया है। सिंगापुर में कोरोना का B.1617 स्ट्रेन फैल रहा है। यह वही स्ट्रेन है जो पिछले साल अक्टूबर में सबसे पहले भारत में मिला था। इसलिए फिलहाल यह कहना तो ठीक नहीं है कि भारत को कोरोना वायरस सिंगापुर के रास्ते से, वहां के वेरिएंट से मिल सकता है, उससे खतरा है, क्योंकि अब तक कोरोना वायरस के सिंगापुर वेरिएंट जैसी कोई चीज नहीं है। इस तरह के किसी वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ है। यह सही है कि पिछले साल सिंगापुर चाइना के बाद उन देशों में था जहां इंफेक्शन तेजी से फैला, लेकिन सख्ती और पाबंदियों के बाद इसे कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन यह भी समझना पड़ेगा कि सिंगापुर की पॉपुलेशन 57 लाख है। वहां अभी भी 61,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं और अब तक सिर्फ 31 लोगों की मौत हुई है। क्योंकि अब अचानक केसेस बढ़ने शुरू हो गए, इसलिए वहां की सरकार सावधान हो गई, सख्त पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं।
स्कूल बंद करने के अलावा पब्लिक गैदरिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जिम, रेस्टोरेंट और मॉल्स बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि अब कोरोना के जो नए केसेस मिले हैं उनमें बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए सिंगापुर की सरकार अब जल्दी से जल्दी 16 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर यह सही है कि सिंगापुर में कोरोना के केसेस फिर से बढ़े हैं। इस बार बच्चों में इंफेक्शन रेट ज्यादा दिखाई दिया है, लेकिन कोरोना का कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है या कोई नया वेरिएंट है, यह भी गलत है। सिंगापुर में अब तक कोई नया वेरिएंट नहीं मिला। हम लोग वी आर एग्जामिनिंग ये जो रिपोर्ट जिसको आपने रेफर किया है, उन्होंने किस पर्टिकुलर वेरिएंट का कहा है उसके बारे में ऑथेंटिक कुछ बात इंफॉर्मेशन होगी रादर दैन फ्रॉम अनकन्फर्म्ड सोर्सेज, उसका जवाब देंगे। लेकिन जो बच्चों में कोविड का प्रभाव है उसके बारे में मैंने कोशिश करी कि मैं आपको क्लियर करूं व्हाट इज नोन एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट, हाउ we have the protocol, we have awareness, we have trained pediatricians, we have had webinars directed at child related COVID disease and so on. और in a way it is also reassuring कि बच्चों में सीरियस डिजीज नहीं होती, सिंपल तरीके से ही वो फैलाए नहीं इन्फेक्शन, ये एक पार्ट है, और सिंपल ट्रीटमेंट पैरासीटामोल वगैरह से ही उनका इलाज हो जाता है। लेकिन ये याद रहे कि अगर वायरस अपना स्वभाव बदलता है तो ऐसा स्वभाव ना बने कि जो ज़्यादा इफेक्ट करे। इसके ऊपर भी नज़र रहनी चाहिए, नज़र है, और इसको हमारे जो सिस्टम से हम इन चीज़ों का वॉच करते हैं, जो एपिडेमियोलॉजी ऑफ द पेंडेमिक, उसमें इसको वॉच करेंगे और समझेंगे, और जैसी रिस्पांस की ज़रूरत होगी वो करा जाएगा। डॉक्टर वी के पॉल ने बच्चों में कोविड-19 के ट्रांसमिशन की बात को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि अभी तक की स्टडीज और रिसर्च, इनसे यह पता चलता है कि बच्चों को भी कोविड इन्फेक्शन होता है और ज्यादातर पॉजिटिव बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इसलिए बच्चों से इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, ज्यादा सावधानी की जरूरत है। यंग लोग इन जनरल और एसिम्प्टोमेटिक, इन्फेक्शन होती है पता ही नहीं चलता है, और जितनी उम्र कम होती जाती है ज्यादा ही एसिम्प्टोमेटिक उसका चेहरा होता है। सो हमेशा ये मान के चले हैं, और ये नॉलेज है, ग्लोबल नॉलेज है, देश में भी ये देखा गया है। दिसंबर वाले सर्वे में ICMR का जो था उसमें ये दिखाया गया, उसमें हमने 10 साल तक सर्वे किया था, और उसमें ये दिखाया गया था कि उस टाइम पे जितना व्याप्तता अडल्ट्स में है, 10 साल के बच्चों में जीरो पॉजिटिविटी लगभग उतना ही है, 22-23%, 20-22%। कहने का मतलब यह है कि बच्चों में इसका इफेक्ट उस तरह से देखा जाए तो था ही, अगर था तो वो स्प्रेड भी करते हैं। कई साइंटिफिक पेपर भी आए, जिसमें एक तमिलनाडु की इंपॉर्टेंट स्टडी आई थी कुछ महीने पहले, उसमें भी दर्शाया गया कि बच्चों को इफेक्ट होता है, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लोग स्प्रेड भी कराते हैं। सो दिस इज ऑल वेल नोन। लेकिन इसकी रिस्पांस में क्या करना है हमें? रिस्पांस में वही काम करने हैं जो हम और साइंटिफिक कम्युनिटी ने हमेशा एम्फेसाइज किया है। अपने आप को बचाना है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से, मास्क लगाना है, और 10 साल 11 साल वाले बच्चे भी जो उनको भी इनकरेज करना है कि वो भी मास्क लगाएं, वो भी डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वही चीजें करनी है। तो एक्सपर्ट्स की बातों से यह तो लगा कि सिंगापुर से आने वाले लोगों से बच्चों को वायरस का खतरा नहीं है। बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला किसी तरह का वायरस सिंगापुर से आ सकता है, इसकी संभावना भी कम है। लेकिन फिर भी चाहे तो सावधानी के तौर पर सिंगापुर से आने वाली फ्लाइट्स को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए, इसमें कुछ बुराई नहीं होगी। यह वायरस ऐसा है, यह वक्त ऐसा है कि प्रिकॉशन लेना बेहतर होगा, क्योंकि बच्चों को लेकर सबके मन में चिंता है। कई जगह से बार बार यह खबरें आ रही हैं कि आने वाला स्ट्रेन बच्चों पर असर कर सकता है। इस बारे में डॉक्टर देवी शेट्टी ने कई सुझाव दिए हैं कि इसे कैसे हैंडल करना है।
एक बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स को, माता पिता को अपना वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों में अगर कोरोना वायरस फैला तो उन्हें संभालने के लिए पेरेंट्स के पास कवच होना जरूरी है, जो उन्हें वैक्सीनेशन से मिलेगा। और अच्छी खबर यह भी कि बच्चों को लगने वाली वैक्सीन के ट्रायल की परमिशन दे दी गई है और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमारे देश में भी बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल होगी। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि कोरोना का शिकार वो डॉक्टर्स हो रहे हैं जो कोरोना से लोगों की जिंदगी बचाने में लगे हैं। ये चिंता की बात है, दुख की बात है। पिछले एक महीने में आपको जानकर आश्चर्य होगा, कोरोना से 270 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है, 270। कोरोना की फर्स्ट वेव के दौरान पिछले साल कोरोना वायरस ने 740 डॉक्टर्स की जान ली थी, लेकिन इस बार सेकेंड वेव के दौरान सिर्फ एक महीने में इस वायरस ने 270 डॉक्टर्स की जान ले ली है और यह परेशान करने वाली बात है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक इस बार 20-25 डॉक्टर्स की मौत रोज हो रही है। कल रात जब आज की बात करने के बाद मैं घर पहुंचा तो डॉक्टर के अग्रवाल की मौत की दुख भरी खबर मिली। डॉक्टर अग्रवाल को मैं बहुत लंबे समय से जानता था, बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे, सफल डॉक्टर थे और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बेहतर इंसान थे। सामाजिक कामों में हमेशा आगे रहते थे, दूसरों के लिए कुछ न कुछ करना चाहते थे। कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक बड़ा अभियान वो चला रहे थे। फिर वैक्सीनेशन को गति देने की कोशिशों में जुड़े। डॉक्टर के अग्रवाल 2 हफ्ते पहले कोरोना का शिकार हुए। एम्स में उनका इलाज हो रहा था, लेकिन कल देर रात के अग्रवाल के निधन की खबर आई। हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए डॉक्टर के अग्रवाल का जाना एक बहुत बड़ा आघात है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना था कि चूंकि डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स कोरोना मरीजों के बिल्कुल करीब होते हैं, उनके साथ होते हैं, वायरस के सामने उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है और चूंकि सेकेंड वेव के दौरान कोरोना के नए वेरिएंट ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर्स इस वायरस के चपेट में बार बार आ रहे हैं, ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना काल में हमारे डॉक्टर्स ने देवदूतों की तरह काम किया है। मैं ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूं जो हॉस्पिटल में भर्ती रहे और जब वापस आए तो मुझे बताया कि डॉक्टर्स कैसे दिन रात मरीजों को ठीक करने में लगे रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लगन से काम करते हैं। ऐसे ही फर्ज निभाते हुए जिन डॉक्टर्स ने अपनी जान दी, मैं तो उन्हें शहीद मानता हूं और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। इस समय अगर सबसे ज्यादा प्रेशर किसी पर है तो वो उन डॉक्टर्स पर है जो कोरोना के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। जब उनके अपने मौत के मुंह में जाते हैं तो कैसा डर मन में बैठता होगा, ये सोचने वाली बात है। इसके बावजूद वो लोग दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर ने बताया कि पिछली बार हम अपने ज्यादातर पेशेंट्स को बचाकर घर भेज रहे थे, हौसला बना रहता था। फिर उन्होंने कहा कि इस बार लोगों को बचाना मुश्किल हो रहा है, बड़ी संख्या में कम उम्र के लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, जो देखने से बहुत तकलीफ होती है। डॉक्टर्स ने एक्सप्लेन किया कि कोरोना का वायरस जब नौजवानों को पकड़ता है तो 6-7 दिन तक तो नौजवानों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें वायरस है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। कई बार नौजवान सिम्टम्स होने पर भी उन्हें यह सोचकर हॉस्पिटल नहीं जाते कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। वायरस उनके लंग्स को प्लास्टिक की तरह जकड़ लेता है और डॉक्टर्स का काम, डॉक्टर का संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए मैं नौजवानों से कहूंगा कि सिम्टम्स होते ही डॉक्टर्स की सलाह लें, इस वायरस को टालने की कोशिश ना करें। डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचेंगे तो जान का खतरा कम होगा। और डॉक्टर्स हमें बार बार ये समझाते हैं कि कोरोना के केसेस कम हुए हैं, लेकिन इसके कारण मरने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही।
इस बार 50% केसेस ऐसे जो ज्यादा सीरियस हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 4,329 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, क्योंकि इस बार सीवियर केसेस की संख्या ज्यादा है। कोरोना को लेकर अच्छा संकेत यह है कि नए केसेस कम हो रहे हैं। 7 मई को देश में कोरोना के 4,14,000 मरीज मिले थे और आज 18 मई को यानी 11 दिन बाद पिछले 24 घंटे में 2,63,533 कोरोना के नए केसेस मिले। तो नए केसेस के जो फिगर्स हैं उनमें जो कमी है यह संतोष की बात है। लेकिन परेशानी की बात है कि शहरों में तो हालत सुधर रही है, लेकिन गांव में स्थिति खराब होती जा रही है। मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूं। दिल्ली में नए केसेस की संख्या 22,000 थी, अब यह घटकर 4,500 हो गई है। लेकिन दिल्ली के गांव में हालत बुरी है। गांव वालों का दावा है कि गांव में न तो टेस्टिंग हो रही है, न ट्रीटमेंट हो रहा है और न कोरोना से हुई मौत रिकॉर्ड में आ रही है। आज हमारे रिपोर्टर्स दिल्ली के कई गांव में गए। ज्यादातर गांव में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। हर जगह एक जैसी शिकायतें थी, हर जगह दवा की कमी, जांच की कमी। हमारे संवाददाता आनंद पांडे दिल्ली के निजामपुर गांव में गए। ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्थित है। गांव की आबादी करीब 7,000 है। गांव के लोगों का कहना है कि ये कोरोना से 30 लोगों की जान देख चुके हैं, 30 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई देखने वाला नहीं है। अगर किसी की हालत बिगड़ जाए तो मरीज को 15-20 किलोमीटर दूर पंजाबी बाग या पीरागढ़ी लेकर जाना पड़ता है। अभी हम बाहरी दिल्ली के हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर स्थित एक गांव निजामपुर गांव में हैं और यहाँ के लोगों का दावा है, ग्रामीणों का दावा है कि पिछले 20 दिन में यहाँ पर 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मेरे गांव में 20 दिन के अंदर लगा लीजिए आप लगभग 30 मौतें हुई हैं, जिसमें से कन्फर्मेशन लगा लीजिए आप 20 बंदे जो ऐसे हैं कि मतलब कोरोना से ही मरे हैं वो। अच्छा जी, क्योंकि एक दिन में आप 3 डेथ 4 डेथ ऐसे हुई हैं। और कुछ बुजुर्ग भी थे जिनको मतलब एक दिन का बुखार आया और नेक्स्ट दिन उनकी डेथ हो गई, तो उनका तो टेस्ट भी नहीं हो पाया कि उनको कोरोना था या नहीं था। हॉस्पिटल तो लोगों का एतबार हट रहा है, क्यों सुबह एडमिट करे हैं, दो पैर को कदम मौत होगी, ऐसे काम भी हो रहा है। तो घर पर जो इलाज करते हैं ना, उससे फायदा हो जाए, वह 90% बच जाए हैं और जो हॉस्पिटल में जा है वो उसकी उम्मीद नहीं, वो वापसी आएगा कि नहीं आएगा। वैसे कहने को तो निजामपुर गांव में एक सरकारी डिस्पेंसरी है, या एंटीजन रैपिड टेस्ट और RT-PCR टेस्ट भी होता है। दावा तो यह भी है कि जिन लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है उन्हें मुफ्त दवा और ऑक्सीमीटर भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो हमारे रिपोर्टर आनंद पांडे ने जब डिस्पेंसरी पर तैनात स्टाफ से पूछा कि गांव में कोरोना से कितनी मौत हुई, तो जवाब मिला, यह कहा गया कि गांव वाले कुछ भी दावा कर सकते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इस तरह की कोई बात दर्ज नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी कोई रिपोर्ट हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने या ANM ने कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है कि इस व्यक्ति की डेथ कोरोना से हुई और गांव में उसका दाह संस्कार किया गया। तो कोरोना को लेकर इस गांव के क्या हालात हैं? हालांकि हमने जो ग्रामीणों से बात की वो कह रहे हैं कि हर घर में 2 या 3 पेशेंट कोरोना के हैं। सर, हमारे इस गांव में सामान्य हालत है। आज हमारी मास्टर लिस्ट में कोई भी केस नहीं आया है। आज की तारीख में 18 तारीख में कल 3 केस आए थे, 3 में से एक तो आउट ऑफ स्टेट का था, 2 केस आए थे और करंटली हमारे यहाँ पे मात्र 15 या 17 केस रनिंग में है। अब गांव वाले झूठ बोल सकते हैं, सरकारी मुलाजिम भी गलत बयानी कर सकते हैं, लेकिन शमशान में जलती चिताओं के राख तो झूठ नहीं बोल सकती। आनंद पांडे गांव के शमशान में गए, वहां 17 चिताओं की राख थी। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि ये सारी चिताएं पिछले 15 दिनों की हैं और जगह की कमी के कारण कई चिताएं ऐसी हैं जिनमें 1 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार हुआ था।
हम इस गांव के जो शमशान घाट है वहां पर पहुंचे हैं और यहां पर हमको यहाँ 17 चिताएं अभी नजर आ रही हैं, जो कि पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर जिन लोगों की मौत हुई है उनकी ये चिताएं हैं। आप कहाँ रहते हैं? आज गांव में रहता हूँ, खेत साथ में ही अपना। अच्छा, इसी शमशान घाट के साथ में हाँ, खेत है जी। तो ये जो चिताएं हमको दिख रही है ये कितने दिन पुरानी है? ये 15 दिन के अंदर है जी। ये 15 दिन के अंदर ये 17 से ज्यादा चिताएं हमको जो नजर आ रही है? हाँ, ये 15 दिन के अंदर हुई है। 6 भी हुई है जी, जो अब तो डबल पहले यहाँ चिता लगा दी, दोबारा ऊपर और भी लगा रखी है, नीचे भी है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये 17 चिताएं हमको नजर आ रही हैं, इसके नीचे ही पहले चिता लगाएगी, जगह की कमी के चलते उसके ऊपर फिर से चिता लगाएगी, यानी कि आपके हिसाब से 30-35। दिल्ली के उन गांवों की स्थिति ज्यादा खराब है जो बॉर्डर पर है। हमारे संवाददाता संजय शाह दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्थित शिकारपुर गांव पहुंचे। इस गांव की आबादी करीब 5000 है। गांव वालों ने बताया कि यहां करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 200 लोगों को कोरोना इन्फेक्शन है, लेकिन न हॉस्पिटल है, न डॉक्टर है, न दवा, न जांच हो रही है। अगर कोई मरीज सीरियस हो जाता है तो उसे नजरगढ़ ले जाना पड़ता है और वहां इलाज मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस गली में हर समय चहल पहल हुआ करती थी, उस गली के हर घर का दरवाजा बंद है कि हर घर में कोई ना कोई संक्रमित है। एक दिल्ली का शिकारपुर गांव है। इस गांव में अब तक 13 से 14 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है, जबकि तकरीबन 200 से ज्यादा लोग इस गांव में संक्रमित है और इस वक्त इलाज के अभाव में सभी लोग अपने अपने घरों में कैद है। दूसरी गली आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ भी कोई आदमी देखने से ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। गांव के लोगों का यह कहना है, जब से दूसरी लहर आई है कोरोना की, किसी भी तरह से कोई सैनिटाइजेशन गांव में नहीं हुआ है। जो लोग बीमार पड़े उनकी टेस्टिंग नहीं हो पाई, जो पॉजिटिव हो पाए उनका इलाज नहीं हो पाया। इस गांव में कोरोना को लेकर करीब 150 से 200 के बीच में पॉजिटिव लोग हैं। कम से कम 13 से 14-15 आदमी यहाँ से मतलब डेथ हो चुकी है। इलाज की कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कोई सुविधा नहीं है, जांच की भी नहीं है। जांच की बार बार कहने के बाद में मोहल्ला क्लिनिक है हमारे यहाँ नज़दीकी, मोहल्ला क्लिनिक में थोड़ी बहुत अब आई है 3 दिन या 4 दिन से। मेरे घर में 4 लोग हैं संक्रमित, 2 के 2 ठीक हो चुके हैं, 2 अभी भी हैं। परिवार के लोगों का इलाज कैसे हुआ? इलाज बाहर से हुआ जी, यहाँ तो कोई है ही नहीं गाँव में, तो ना कोई सुविधा है, ना कोई दवाई है, ना कोई इलाज है। बाहर हॉस्पिटल से इलाज कराया है। बहुत बुरा हाल हो रहा है। हमारे गांव में काफ़ी डेथ हो चुकी हैं और केस बढ़ते जा रहे हैं। ना आसपास कोई ऐसी की सुविधा है, कोई हॉस्पिटल हो कोई बड़ा। नजफगढ़ से 12-13 किलोमीटर यहाँ से नजफगढ़ है, तो वहीं जाना पड़ता है। कितने गांव में लोग इन्फेक्टेड हैं? ये तो खैर कहना मुश्किल है, लेकिन आप मान के चलो अभी रिसेंटली जो मोहल्ला क्लिनिक जो बना हुआ है हमारे यहाँ पे, रिसेंट 4 या 5 दिन के केस जो चेक हुए हैं वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से 50 से 55 केस आ चुके हैं। इसके बाद संजय शाह दिल्ली के जटीकरा गांव में गए। इस गांव की हालत और भी ज्यादा खराब दिखी। गांव में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वालों ने बताया कि सरकारी डिस्पेंसरी तो है, लेकिन यहां बुखार की दवा और विटामिन की गोली के अलावा और कुछ नहीं मिलता। मैं इस वक्त दिल्ली के झटीकरा गांव में हूं और गांव में कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि हर घर का दरवाजा बंद दिखे, लेकिन ये आलम कोरोना संक्रमण की वजह से है कि हर घर का दरवाजा बंद है। इस गांव में तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए हैं और तकरीबन 8 लोगों की मौत हो गई है इस गांव में। अगर आप गांव की डिस्पेंसरी में जाओगे तो पैरासीटामोल थमा देते हैं। एक वो क्या कहते हैं, पैरासीटामोल है, विटामिन वगैरह की गोलियां हैं। उसके अलावा गोलियां वगैरह क्या आती हैं या यहाँ पे क्या अवेलेबल हो रहा है? एक सवाल ये है कि अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिर जाए तो यहाँ आसपास के 12 किलोमीटर में कोई हॉस्पिटल नहीं है कि आप उसको ले जाके इमरजेंसी में एडमिट करा दोगे। टेस्टिंग कम हो रही है, तो जो जिस प्रॉपर टेस्ट होनी थी वो इस तरीके से होनी चाहिए, इसलिए मतलब अपने घर में रहते हैं, घर से बाहर कोई निकलता नहीं है। नियर बाई नजफगढ़ पड़ता है या जाफरपुर पड़ता है, वहाँ ले जाते हैं। मतलब नियर बाई ऐसा नहीं है कि 5-7 किलोमीटर में हॉस्पिटल होगी। यहाँ तो जी 15-15 किलोमीटर तक कोई सहूलियत नहीं है हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल बिना तो गणकरे आदमी तो मतलब भी ज़्यादा
हॉस्पिटल में घर मर जाए बेचारे, क्या करें? बस गाड़ी घोड़े में अपना जाओ, अपना हॉस्पिटल हम जाओ। फिर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास एक बड़ा गांव है, पालम गांव। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी पालम गांव में गई। गांव में घुसते ही खौफ का एहसास हुआ। गांव वालों ने कहा, जब से कोरोना की सेकेंड वेव शुरू हुई है, गांव में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनमें कोरोना के सिम्टम्स तो थे, लेकिन उन्होंने कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया था। पालम गांव के लोगों का कहना है कि सरकार दावे तो कर रही है, लेकिन गांवों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। दिल्ली के पालम गांव में इस वक्त हम हैं। पालम गांव जो है एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो पूरा जो ये मार्केट है एरिया जो पालम गांव का, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं ग्रामीण, वो हमें बता रहे हैं कि 55 से 60 मौतें उनके गांव में पिछले कुछ दिनों में हुई हैं। हर घर में ग्रामीणों का कहना है कि संक्रमण जो है वो पैर पसार चुका है। हमारे गांव में तो कोई प्रॉपर इलाज ही नहीं है कोरोना को लेके, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ, तो ना तो सैनिटाइजर हो रहा कहीं पर भी। पेशेंट हर घर में पेशेंट हैं, कोई सहूलियत नहीं है यहाँ पर किसी भी चीज की। कोरोना खूब फैला हुआ है, किसी चीज की कोई सहूलियत नहीं है। सरकार कुछ नहीं हमारे लिए कर रही है। 50-60 आदमी मर चुके हैं। हम खुद अपने घर में रह रह के अपना खुद कंट्रोल कर रहे हैं और कोई किसी चीज की कोई सहूलियत नहीं। RT-PCR टेस्टिंग अगर आप कराना चाहते हैं, उसके लिए क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें आ रही हैं जी। अब मतलब पूरा प्रॉपर मतलब वो हो नहीं रहा है। मतलब जितने यहाँ पर मतलब 5-6 जगह हो रहे थे, तो 2-3 जगह हो रही हैं। हफ्ते में 3 दिन होती है, 4 दिन बंद हो जाती है, और रस बहुत ज्यादा हो जाता है वहाँ पर जो जहाँ पर होती है। फिर कोरोना की सेकंड वेव ने दिल्ली के बड़े बड़े और संपन्न गांवों में हेल्थ सिस्टम की पोल खोल कर रखती है। हमारे संवाददाता सैयद नजीर साउथ दिल्ली के मदनपुर खादर गांव में गए। 20 से 22 हजार की आबादी वाला ये गांव काफी पैसे वालों का गांव माना जाता है, धनी लोगों का गांव माना जाता है, लेकिन कोरोना की महामारी ने इस गांव के लोगों को भी मजबूर कर दिया है। गांव वालों ने बताया कि पिछले 12 दिन में ही गांव से 35 से 40 लोगों की मौत की खबर आई है। मदनपुर खादर गांव में दिल्ली नगर निगम की डिस्पेंसरी है, जहां दवा के नाम पर बुखार की गोली और घर पर आइसोलेशन में रहने की सलाह मिलती है। ना कोई टेस्टिंग सेंटर है, ना कोई कोरोना की कोई ऐसी हॉस्पिटल बनाई गई है जिससे कि गांव वालों की मदद हो सके। और सबसे बड़ी जो विडंबना ये है कि आज इस बड़ी महामारी में हर घर में, हर दूसरे घर में कोई ना कोई बुखार से पीड़ित है। हमारे यहाँ कोरोना से बचने के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल है आस पड़ोस में। आप विश्वास करोगे 10 से 12 दिन के अंदर हमारे गांव के अंदर 37 मौतें हो चुकी हैं। 37 मौतें थोड़ी नहीं होती है। 37 मौत इसलिए तो हुई है कि यहाँ कोई बचाव राहत के लिए कोई कार्य नहीं है, और ना तो ऑक्सीजन की सुविधा है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई डॉक्टर की सुविधा है, ना किसी चीज का कोई बचाव सामग्री है, कुछ नहीं है। गांव में ही इलाज कराना चाह रहे हैं, बाहर निकलना नहीं चाह रहे, हॉस्पिटल जाना नहीं चाह रहे। हॉस्पिटल में जगह भी नहीं मिल पा रही है। 100 बेड का कम से कम हॉस्पिटल यहाँ पे तैयार कर देते तो ये कम से कम 22,000 की आबादी है, ये कम से कम यहाँ पे जा तो सकती थी। यहाँ पे हमारे मदनपुर खादर में पिछले 10-12 दिन के अंदर 2 वीक्स के अंदर कुछ नहीं 35 से 40 की मौत हो चुकी है। और यहाँ पे ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, ना इतना कोई चेकिंग हो रही है, ना सैनिटाइजिंग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के गांव का हाल बुरा है और बाकी जगह सब कुछ ठीक ठाक है। सच्चाई यह है कि देश भर में ज्यादातर राज्यों में गांव की स्थिति खराब है, इसी तरह की है। दिल्ली का उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि हम समझ सकें कि जब दिल्ली के बीचों बीच जो गांव बसे हैं उनमें कोरोना की जांच नहीं हो पा रही, टेस्टिंग नहीं हो पा रही, लोगों को दवा नहीं मिल रही, तो दूसरे राज्यों में क्या हाल होगा। वैसे इतना जरूर कहूंगा कि दिल्ली में सब कुछ इतना बुरा भी नहीं है। अब मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है, पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया है, ऑक्सीजन की किल्लत खत्म हो गई है, हॉस्पिटल में बेड के लिए पहले जैसी मारामारी नहीं है। और आज अरविंद केजरीवाल ने गरीब लोगों के लिए कुछ बड़े ऐलान भी किए। दिल्ली में जिस परिवार में कोरोना से किसी व्यक्ति की मौत हुई है उसे सरकार 50,000 रुपए का मुआवजा देगी। जिस परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है उसे हर महीने 2,500 रुपए की मदद देने का ऐलान किया।
केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के कारण अगर पति और पत्नी दोनों की मौत हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, तो दिल्ली सरकार बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी और 25 साल तक बच्चों को 2,500 रुपए महीना देगी। अब ये सारे ऐलान हैं तो अच्छे, इससे उन परिवारों की मदद होगी जिन्होंने अपनों को खोया, लेकिन यह भी सही है कि जिंदगी की कोई कीमत नहीं हो सकती। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि सबकी टेस्टिंग हो, सबको दवा मिले, सबका इलाज हो और खासकर गांवों तक हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचे। और ये काम कैसे करना है, ये योगी आदित्यनाथ से सीखा जा सकता है। यूपी में भी गांव की हालत तेजी से बिगड़ रही है। योगी ने 70,000 से ज्यादा निगरानी समितियां बना दी हैं और गांव में घर घर जाकर टेस्टिंग शुरू कर दी है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने बताया कि अभी तक उत्तर प्रदेश के करीब 1 लाख गांव में 2.25 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं और अभी भी टेस्टिंग का काम तेजी से चल रहा है। कोरोना के मरीजों को घर पर ही दवा मिले, गांव में ही टेस्टिंग की सुविधा हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चेतक रैपिड रिस्पांस टीम बनाई है। इसमें हेल्थ वर्कर्स मोटर बाइक पर सवार होकर गांव-गांव पहुंच जाते हैं। इनके साथ आशा वर्कर्स रहती हैं। इन सब का काम यही है कि गांव में कोरोना टेस्ट के लिए पहले कैंप लगाया जाए, लोगों को किसी तरह से कोरोना टेस्ट के लिए कन्विंस किया जाए, क्योंकि कई लोग सिम्टम्स के बारे में बताते नहीं, उन्हें छुपाते हैं। इससे ये पूरी टीम लोगों के घर जाती है, उन्हें समझाती है और टेस्ट करती है और जरूरी हो तो मेडिकल किट भी प्रोवाइड करती है। गांव में बाकायदा लाउडस्पीकर के जरिए कोरोना कैंप के बारे में जानकारी दी जाती है। क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है जिन किसी को कोविड-19 टेस्टिंग करानी है वह राजापुर इंदौरा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जिस किसी को टेस्टिंग करानी है वह आकर करा दे। टेस्टिंग निःशुल्क की जा रही है। लखनऊ का ये राजापुर इंदौरा बाग का गांव है। स्वास्थ्य विभाग की टीम और निगरानी समिति यहाँ पर आई है, गांव में घर घर जा रही है, सबको देख रही है, सबको टेस्ट कर रही है। और इस घर में आए हैं, यहाँ पर एक महिला है जो प्रेग्नेंट है, उनका ये टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो आशा बहुएं भी साथ में है। ये जैसे आप लोग गाँव में जाते हैं तो दिक्कत भी आती है, लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। मैम पहले तो लोग नहीं कराते थे टेस्ट, लेकिन अब जो है जैसे जैसे ये बीमारी हो गया, अब आप लोग सभी लोग जांच करा रहे हैं, सभी लोग जागरूक हो गए हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाइए, बहुत जरूरी काम है तभी बाहर निकलिए और मास्क लगा करके रहिए। घर में भी अगर एक कमरे में 2 लोग 3 लोग रह रहे हैं तो दूरी बना करके रहिए। इस तरह से घर घर देखिए जांच हो रही है कोरोना की, और गांव में ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि गांव के लोग जाते नहीं अस्पतालों में टेस्ट कराने के लिए। तो इस तरह से घर घर जाके ये टीम जांच कर रही है। ये जो घर घर आपकी टीम जा रही है, हम देख रहे हैं अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि लोगों से कहा जा रहा है कि वो जांच करा सकते हैं। इससे कितना फायदा हो रहा है? इससे सबसे बड़ा फायदा जो हमें देखने में आ रहा है वो है अर्ली डिटेक्शन का केसेस के। बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है कि जांच कहाँ होती है, तो जब भी हम लोग मुनादी करवाते हैं या अनाउंसमेंट कराते हैं तो लोगों को पता चल जाता है। तो ऐसे स्टैटिक टीम स्कूल या पंचायत भवन में जाकर के जांच कर रही हैं। नहीं, हम परेशान करते हैं लेकिन हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनको संदेश देते हैं कि आपको अगर कोई सिम्टम है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको अस्पताल जाके कराना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग गाँव आ रहे हैं तो आप करवा लीजिए, बेटर है। जैसे प्रेग्नेंट हैं, इनको जाने में, अस्पताल जाने में प्रॉब्लम है, इसलिए इनको घर में हम लोगों ने कर दिया तो इनके लिए अच्छा है। रुचि कुमार ने बताया कि गांव में कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मुश्किल यह है कि गांव के लोग कोरोना के खतरे के प्रति गंभीर नहीं है। सिम्टम्स होने पर भी टेस्ट नहीं करवाते, अगर टेस्ट करा भी लेते हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो बताते नहीं है, न खुद को आइसोलेट करते हैं, और इसके कारण गांव में कोरोना तेजी से फैल रहा है। काफी गांव में, हम लोगों के गांव में काफी कोरोना पेशेंट निकले हैं, वैसे कुछ तो सही हो गया। बुखार भी काफी लोग को हुआ था।
लेकिन अभी थोड़ा गाँव में चेकअप ही नहीं कराते हैं, ये सोच के कि अब अगर चेकअप कराएंगे तो ऐसे ही हम टेंशन में वो हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, इस वजह से नहीं कराते। टाइम सही है थोड़ा हमारे गाँव में। दिक्कत है कि लोगों को बहुत तरह की थिंकिंग बहुत अलग है यहाँ पे गाँव में लोगों की। क्या कहते हैं गाँव वाले? गाँव में लोग जांच नहीं कराना चाहते, कहते हैं कि जांच कराएंगे तो डिप्रेशन में आ जाएंगे, टेंशन हो जाएगी, तो अगर नहीं भी होगा तब हमको टेंशन हो जाएगी, अगर थोड़ा भी होगा, ये सोचते हैं यहाँ पे सब। कोई लोग मानने के लिए तैयार कहाँ है, फिर हो जाएगा, फिर घर के आसपास निकलना, कोई आएगा नहीं घर में कि हो गया करके। हमारे गाँव में तो नहीं है कोरोना। जांच वाच करा रहे हैं? जांच यहाँ करावे कोई ये भी नहीं कहने जांच सरकारी, प्राइवेट जैसे जो कोई दवा ले जाता तो डॉक्टर तो खुद ही कर दे। मास्क कोई नहीं पहने आप लोग? अच्छा बांधते हैं, अकेले खेत में गए थे तो कौन मास्क लगाता है? यहाँ नहीं लगाते? मास्क लगाते हैं, जब कहीं बाहर जाते हैं लगाते हैं सब लोग, खेत में कोई नहीं लगाता है। यहाँ इतना तो कोरोना फैला हुआ है सब तरफ, तो अच्छा बांध देते हैं ना। अब थोड़ा खेत से आए हैं, गाँव खेत से आए हैं ना। गाँव में कम है न, शहर में ज्यादा है। जांच वाच हो रही है यहाँ पे? अभी तो जांच वाच नहीं है कुछ। गाँव में लोगों को बुखार वगैरह आ रहा है? हाँ मामूली कुछ बहुत तो हल्का हल्का था, ये टाइफाइड वाइफाइड हल्का बुखार होता है। बिना जांच के कैसे पता चलता है क्या चीज कौन सी बीमारी? अब यहाँ खेती वाला सिस्टम है, कुछ पता ही नहीं चलता है। यहाँ दवाई खाए सही हो गए, फिर से काम चल रहा है। अब ऐसा थोड़ा ना कि जांच कराए नहीं जाए। क्यों नहीं जांच कराते? अब जांच कराने क्योंकि अब कहाँ जाए जांच वाच कराने। ये बात सही है कि गांव में हेल्थ सर्विसेज मजबूत नहीं है, लेकिन आशा वर्कर्स गांव-गांव जाएं, घर-घर जाएं, तो उनके सामने कितना बड़ा चैलेंज है। लोगों को समझाना, टेस्ट के लिए तैयार करना और उनके बताना कि कोरोना प्रोटोकॉल क्या है, कैसे उसका पालन करना है। लेकिन सारे अनुभव से दो बातें सामने आती हैं जो समझने वाली हैं। एक तो यूपी का उदाहरण, यूपी में केसेस तेजी से बढ़ने लगे थे, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार था, बेड्स की कमी थी, गंगा के पानी में लाशें तैरती दिखाई दी थी। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर प्रोएक्टिव होकर एक्शन ले ले, जिला जिला जाए, खुद हालात का जायजा ले, तो सुधार हो सकता है। और योगी आदित्यनाथ का काम इसकी एक मिसाल है, क्योंकि यूपी में टेस्टिंग बढ़ाई गई, करीब 2.5 लाख टेस्ट रोज हो रहे हैं। गांव में टेस्ट किट पहुंचाए गए, निगरानी बढ़ाई गई, इसका असर हुआ कि केसेस कम हुए हैं। और दूसरा पहलू यह है कि कई जगह गांव वालों ने अपनी सूझबूझ से काम किया। अगर किसी भी गांव वाले में सिम्टम दिखे तो उसे आइसोलेट कर दिया, जिसकी तबीयत खराब हुई उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, किसी भी बाहरी को गांव में घुसने नहीं दिया, गांव के लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया। इस वजह से ऐसे कई गांव हैं जिनमें गांव वालों की जागरूकता ने कोरोना को फैलने से रोका, और इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन बिहार से रोज ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसे देखकर बड़ी हैरानी होती है। और आइए जरा बिहार का जायजा ले लेते हैं। बिहार में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। 11 मई को बिहार में 24 घंटे के दौरान कोरोना के करीब 11,000 केसेस मिले थे, और आज 7 दिन के बाद 24 घंटे में 6,286 केसेस सामने आए। बिहार में भी पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, लेकिन ये ट्रेंड बरकरार रहेगा इसमें मुझे शक है, क्योंकि आज ही पटना से जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली है। बिहार में सरकार ने सख्त लॉकडाउन लगाया है, 25 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन पटना की सब्जी मंडी की तस्वीर देखकर ये लगता है कि सिर्फ सरकार ही कोरोना से डर रही है, लोगों में कोरोना का कोई खौफ नहीं। सरकार ने सब्जी और फल जैसी चीजों को खरीदने के लिए लोगों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक निकलने की छूट दी है, और लोग इस छूट का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं जी आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें पटना की दानापुर सब्जी मंडी की हैं। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र खतरा उठाकर सुबह सुबह इस सब्जी मंडी में पहुंचे। नीतीश ने बताया कि सरकारी इंतजामात में कोई कमी नहीं थी, पुलिस भी तैनात थी, आरएफ के जवान भी तैनात थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने का अनाउंसमेंट भी हो रहा था, लेकिन किसी बात का कोई असर दिखाई नहीं दिया। ये पटना के दानापुर की सब्जी मंडी है। इस तस्वीर को देखकर आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है।
आप देखिए कितनी अधिक भीड़ है सब्जी मंडी में। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक यानी 4 घंटे तक आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानों को खोलना है, उसके तहत ही मंडियां खुलती हैं। लेकिन इन 4 घंटों में ही इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है कि तमाम कोशिशें जो हो रही हैं कोरोना के केस को कम करने के लिए, उन सारी कोशिशों पर पानी फिर सकता है। बड़ी लापरवाही है ये, और इसी को देखते हुए मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, पुलिस की तैनाती भी की गई है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। आप देखिए यहाँ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि आप भीड़ न लगाएं, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता नज़र आती हैं। आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं, और ये जो पूरा इलाका है, आसपास का जो इसका इलाका है वो ग्रामीण इलाका है, और यहाँ से यदि संक्रमण फैला तो ये काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। पिछले कुछ दिनों में पटना में, बिहार में कोरोना के मामले कम आ रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत माना जा रहा था, लेकिन इस तरह की लापरवाही यदि होगी तो सारी मेहनत पर, सारी कवायद पर पानी फिर सकता है। हाँ, आप मास्क नहीं पहनते हैं? मास्क नहीं पहनते हैं, इतना कोरोना फैला है, डर नहीं लगता आपको? मास्क पहने हैं सर, डेरा पर रखा हुआ है। अच्छा, घर पे रखा है तो काम करेगा मास्क? बिना मास्क का चलना अलाउ नहीं है। अलाउंस हो रहा है, अलाउंस में आपका बात नहीं आ रहा कि बिना मास्क का पहन है। आप अपने मास्क को अभी ठीक से पहनिए, नाक यदि नहीं ढका है तो कोई फायदा नहीं। आप देखिए आपने मास्क क्यों नहीं पहना? बोल नहीं लगता कोरोना? अरे बोलने में नहीं बनता है, गिनती हो रहा है इसलिए अति हो रहा है, काउंटिंग हो रहा है ना, इसलिए अति हो रहा है। गिनती जब तक होगी तब तक वायरस चला जाएगा। इस तरह की लापरवाही का, इस तरह के रवैये का क्या असर होता है ये मैं आपको बता देता हूं। बिहार में आज करीब 6,300 कोरोना के केसेस मिले। कल ये संख्या 5,900 थी। ये बढ़ोतरी इसी तरह की लापरवाही का नतीजा है, इसलिए सावधान रहिए। हो सकता है आप मार्केट में सब्जी लेने जाएं और वहां से कोरोना वायरस लेकर आएं, क्योंकि सब्जी मंडियों में कोरोना वायरस के सुपर स्प्रेडर घूम रहे हैं। इसका एक सबूत आज नागपुर में मिला। महाराष्ट्र में नागपुर का हाल सबसे बुरा था। नागपुर में भी लॉकडाउन है। प्रशासन ने सुबह के वक्त जरूरी चीजों को खरीदने के लिए 4 घंटे की छूट दी है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग घर से बेवजह निकल रहे हैं, इसलिए नगर पालिका ने मास टेस्टिंग का फैसला किया। सब्जी के दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों और दुकानों में काम करने वालों की टेस्टिंग शुरू की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 24 घंटे में 7,914 लोगों का टेस्ट किया, जिनमें से 238 पॉजिटिव निकले। सुपर स्प्रेडर्स में यहाँ जो कॉटन मार्केट में ले रहे हैं तो छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, उनके अंडर जो लोग काम करते हैं लेबर्स उनका, और बाकी जगह जैसे स्विगी है, जो भी ये है अपने डिलीवरी बॉयज़ वगैरह उनका भी करा रहे हैं, और बाकी जैसे सैनिटेशन वाले हैं या फिर अपना भी जो स्टाफ है जो हर वक्त जिसके संपर्क में आता है उनकी भी टेस्टिंग करा रहे हैं। ऐसा देखा जाता है कि सब्जी मंडियों में, फल की मंडियों में सुबह काफ़ी भीड़ रहता है, तो ये इस मुहिम से कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण बढ़ने से रुकेगा। डेफिनेटली रुकेगा, क्योंकि कैसा है हमें यहाँ जो भीड़ है इसलिए हमने सुबह से ही यहाँ कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि 11 बजे तो मंडी बंद हो जाती है, तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे से ही हम यहाँ कैंप लगाते हैं। तो इसके वजह से क्या सबका एक बार स्क्रीनिंग हो जाएगा, स्क्रीनिंग होने की वजह से पॉजिटिव निगेटिव अलग हो जाएगा, तो संक्रमण तो रुकेगा ही। प्रशासन की सख्ती का नागपुर में अच्छा असर हुआ है। पिछले हफ्ते तक नागपुर में रोज 5,000 से ज्यादा केसेस आ रहे थे। आज ये संख्या घटकर करीब 1,100 हुई है। कुछ दिन पहले तक नागपुर में पॉजिटिविटी रेट 60% पहुंच गया था। अब ये घटकर 10% तक आ गया है। ये ट्रेंड सुकून देने वाला है, लेकिन अगर मार्केट में दुकानदार ही कोरोना पॉजिटिव होंगे तो कितने घरों तक कोरोना पहुंचा देंगे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसलिए मैं तो अपील करूंगा कि घर में रहिए। भले ही सरकार कुछ घंटे बाहर निकल के छूट दे रही हो, लेकिन बाहर मत निकलिए, क्योंकि इसमें आपका भला है, आपके परिवार का भला है, आपके मोहल्ले का भला है, और इसी में आपके शहर की भलाई है। बहुत मेहनत के बाद, सैकड़ों डॉक्टर्स की कुर्बानी के बाद, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स की कड़ी मेहनत के बाद अब कोरोना की रफ्तार कम हुई है। इसे बढ़ने नहीं देना। नागपुर के अलावा पुणे, नासिक, मुंबई,
दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर और भोपाल जैसे कुल 199 जिलों में 199 डिस्ट्रिक्ट्स में पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। कोरोना के मामलों में गिरावट आई है और जबरदस्त गिरावट आई है। देश भर में कोरोना का ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 15% से कम हुआ है और रिकवरी 85% से ऊपर। पिछले 24 घंटे में 4,22,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, जबकि नए केसेस की संख्या 2,63,000 रही। यानी कोरोना को मात देने वालों की संख्या कोरोना का शिकार होने वालों की संख्या से बहुत ज्यादा है। यह अच्छा साइन है, लेकिन अभी 8 राज्य यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। इसलिए अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। सरकार तो हर संभव कोशिश कर रही है। अगर आम लोग भी लापरवाही नहीं करेंगे, निर्देशों का पालन करेंगे, तो कोरोना को काबू करने में आसानी होगी। और अब बात करते हैं कोरोना को लेकर हो रही सियासत की। आज दिन भर एक टूल किट चर्चा में रही। बीजेपी और कांग्रेस में जमकर तकरार हुई। बीजेपी ने कांग्रेस की कोरोना टूल किट को बदनाम करने वाला इंस्ट्रूमेंट बताया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कोरोना महामारी का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज खराब करने के लिए कर रही है। देश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने बाकायदा टूल किट तैयार की है और कार्यकर्ताओं से कहा कि वो कुंभ को कोरोना का सुपर स्प्रेडर कहें, कोरोना के नए स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन कहें, सोशल मीडिया पर कोरोना से हो रही मौत की तस्वीर लगाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो यहां तक लिखा कि समाज को बांटने और एक दूसरे समुदाय के खिलाफ जहर उगलने के मामले में कांग्रेस मास्टर है। ऐसे वक्त में जब देश कोरोना से लड़ रहा है, कांग्रेस टूल किट मॉडल अपना रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि यह टूल किट फेक है, इसे बीजेपी ने खुद वायरल किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस टूल किट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतनी तीखी जुबानी जंग हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस टूल किट में क्या क्या है। इस टूल किट में कहा गया कि हरिद्वार में आयोजित कुंभ को कोरोना का सुपर स्प्रेडर कहना है, जबकि ईद के मौके पर लगी भीड़ पर खामोश रहना है। जो नया वायरस फैला है उसे इंडियन स्ट्रेन या मोदी स्ट्रेन कहना है। टूल किट में यह भी कहा गया कि कुछ फ्रेंडली हॉस्पिटल्स में बेड ब्लॉक करने हैं और अगर कोई इंडियन यूथ कांग्रेस को ट्विटर पर टैग करके मदद मांगता है तो फिर ये बेड उन्हें प्रोवाइड करवाने हैं। टूल किट में यह भी लिखा गया कि इतने साल होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की इमेज अभी इंटैक्ट है और कोरोना की सेकेंड वेव के सहारे इस इमेज को डिस्ट्रॉय करना है। कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद ही मान रही है कि प्रधानमंत्री ने हर क्राइसिस को अच्छे से मैनेज किया, मगर ये जो सेकेंड वेव आया है ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये हम सबके लिए एक मौका है प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए। और कैसे करना है उसके उपाय भी, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। पहला उपाय, यूज रिसोर्सेज क्रिएटेड ऑन सोशल मीडिया टू क्वेश्चन मोदीज इनकॉम्पिटेंस फ्रॉम हैंडल्स which look like मोदी और बीजेपी सपोर्टर्स। ऐसा आप जाल बिछाइए कि लगे कि मोदी के खुद के लोग जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो ही मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा विषय तो बहुत ही घातक है। इंटरनेशनल मीडिया कवरेज बाय फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स इन इंडिया कैन बी टेलर्ड टू एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन मोदी एंड हिज मिसमैनेजमेंट। Liaison with these foreign journalists and Indian op-ed writers in foreign publications and brief them on talking points. किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में आप उन जर्नलिस्ट के साथ बात करिए जो विदेशों में ओपेड लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं और वहां कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करिए, मोदी जी की छवि को धूमिल करिए। और ये तो हो ही रहा है, हम देख रहे हैं कि विदेशों में पत्रिकाओं में किस प्रकार से कुछ भारतीय लोग ही अपने देश के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के दावों को गलत बताया।
कांग्रेस का कहना है कि वो जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी का टूल किट सबके सामने है। एक फर्जी कागज, आप हैरान होंगे कैसे एक फर्जी कागज को कांग्रेस का दिखाते हुए, हमारे लेटर हेड को फोर्ज करते हुए, रिसर्च डिपार्टमेंट के लेटर हेड को फोर्ज करते हुए, ध्यान हटाने का काम पिछले 7 साल में अगर कोई सीखना हो किसी से तो वो बोनो की इस सरकार से है, जो अपने आप को कद्दावर साबित करने में तुले हुए। ऐसे कोई कद्दावर नहीं होता मोदी जी, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे कोई कद्दावर आज तक नहीं हुआ। इससे तो देश भी बौना हो जाता है, लेकिन इस देश को आप बौना कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस देश का एक इतिहास है, बड़ा स्वर्णिम इतिहास है, हमारी एक संस्कृति है। उसको आप जैसे कई लोग आए और चले जाएं तो उससे कोई बौना नहीं हो सकती हमारी संस्कृति। लेकिन लानत भेज रहा है आज पूरा देश इस तरह की प्रवृत्ति को, कि आप कैसे झूठ, फरेब और मक्कारी के साथ रास्ता लेते हुए असली मुद्दों से ध्यान फिर से बटाने में कोशिश करते रहेंगे। मुझे लगता है इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि टूल किट कांग्रेस की है या किसी और ने बनवाई है, क्योंकि इसमें जो बातें कही गई हैं वो सब बातें कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कहते रहे हैं। जैसे खराब वेंटिलेटर मोदी ने भिजवाए, नया वायरस इंडियन है, मोदी का दिया हुआ है, इस तरह की बहुत सारी बातें कांग्रेस के नेता कहते रहते हैं। ये भी कहते हैं कि वायरस को कंट्रोल करने में मोदी फेल हो गए, वैक्सीन का ऑर्डर देर से दिया, मोदी ने दुनिया में भारत को बदनाम करवा दिया। और राहुल गांधी तो हर रोज इस तरह की बातें ट्विटर पर कहते हैं। सच तो यह है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि ये मोदी को घेरने का अच्छा मौका है, और पहले भी जब इस तरह के मौके आए हैं, चाहे शाहीन बाग था या फिर किसान आंदोलन, कांग्रेस ने मोदी पर इसी तरह के हमले किए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की, कांग्रेस की ये मान्यता है कि मोदी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, और जब तक मोदी को बदनाम नहीं किया जाएगा तब तक बीजेपी से लड़ना मुश्किल है। इसीलिए कांग्रेस कोरोना वायरस के क्राइसिस का इस्तेमाल मोदी पर अटैक करने के लिए कर रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।